The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। चुनाव की बात करूं या रेट की बात करूं या बात करूं वैक्सीन से जुड़ी एक खुशखबरी की, चुनाव का हाल यह है कि जिस नेता के, टीएमसी के जिस विधायक के शामिल होने पर बीजेपी में बवाल कटा था, वो आखिरकार भाजपाई हो गया। लिस्ट अभी तक नहीं आ रही है लेकिन कैंडिडेट्स की, जबकि नामांकन के पहले चरण के 2 दिन बीत चुके हैं। रेट की बात करूं तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी चर्चित हस्तियां, उनके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं रूटीन वर्क है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना का नतीजा है। और वैक्सीन, उससे जुड़ी खुशखबरी ये कि हमारे देश में जो वैक्सीन बनी है वो बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही है। इन सब के बारे में बात करेंगे विस्तार से आज के लल्लन टॉप शो में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। हमारी मांगे पूरी करो का नारा लगाते छात्रों का ये वीडियो राजस्थान के धौलपुर का है। और क्या मांग रहे हैं ये लोग टीचर की मांग कर रहे हैं, शिक्षक। इनकी शिकायत है 400 छात्रों को अकेले प्रिंसिपल ही पढ़ाते हैं कॉलेज में और कोई टीचर नहीं। साथ ही कॉलेज की बिल्डिंग भी काफी जर्जर है जिसे सुधरवाए जाने की जरूरत है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं और इसीलिए छात्रों को ताला बंद कर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, यदि उन्हें कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से और सरकार के संख्या बल को दुरुस्त रखने से समय मिले तो उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना वैक्सीनेशन की। आज इसके दूसरे चरण का तीसरा दिन है। 1 मार्च से हम जानते हैं दूसरा चरण शुरू हुआ था। अब तक करीब 5 लाख लोग टीका लगवा चुके हैं। इस दौरान कोविन पोर्टल पर 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। कुल आंकड़ों की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फोटो ऑप की बात करें तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। अस्पताल अब अपने हिसाब से वैक्सीनेशन का वक्त तय कर सकते हैं। पहले ये सुबह 9 से शाम 5 बजे तक था, अब ये 24/7 भी हो सकता है। इसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी और व्यवस्थाएं सुचारू रखनी होंगी। ये एक बढ़िया फैसला है। कोरोना से जुड़ी सुर्खियों पर आपको एक बात और बता दें, भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज का डेटा भी सामने आ गया है और ये 81% इफेक्टिव साबित हुआ है। 25,600 से ज़्यादा लोगों पर यह ट्रायल हुआ। आईसीएमआर के मुखिया बलराम भार्गव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी और इसे मेक इन इंडिया एफर्ट्स के लिए भी एक बड़ी सफलता बताया। आपको बता दें कि ये वही वैक्सीन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एम्स में लगवाया था। पहले इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे, अब उम्मीद है कि सबकी शंकाओं का निवारण हो गया होगा। दूसरी सुर्खी कर्नाटक से है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे कर्नाटक सरकार में जल संसाधन मंत्री और भाजपा के नेता रमेश जारकीहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए वो सच से दूर हैं, मैं निर्दोष साबित होऊंगा, पूरा भरोसा है, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। दरअसल बीते दिन यानी 2 मार्च को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक सीडी जारी की थी जिसमें रमेश जारकीहोली पर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप था। सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक मैंने मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत कराई। मंत्री ने लड़की को नौकरी दिलाने का वादा किया, बाद में मुकर गए। पीड़िता को न्याय चाहिए और उसी के लिए परिवार ने मुझसे संपर्क किया था, यह सामाजिक कार्यकर्ता का कहना था। सीडी आने के बाद से कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने येदियुरप्पा सरकार को करप्ट बताते हुए रमेश जारकीहोली के इस्तीफे की मांग की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में धरना भी दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। सच्चाई जानने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये सच है तो शर्मनाक है। हम नेताओं को नैतिक रूप से सही होने की ज़रूरत है और यही बीजेपी की नीति है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तीसरी सुर्खी, इसमें बात होगी उस माफिया विधायक की जिसे लेकर दो राज्य सरकारें आमने सामने हैं। लंबे समय से यूपी सरकार पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी वापस भेजने की मांग कर रही है और पंजाब सरकार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इसे टाल रही है। यूपी सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, जहां आज भी सुनवाई हुई। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि मुख्तार को यूपी से पंजाब ले जाने की कहानी फिल्मी साजिश की तरह है। पंजाब में दर्ज मामले में 2 साल हो गए, अब तक चार्जशीट भी नहीं हुई और खुद मुख्तार ने भी बेल के लिए अर्जी नहीं डाली। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि मुख्तार को यूपी से पंजाब ले जाने से पहले एमपी एमएलए कोर्ट की इजाजत लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। तुषार मेहता के मुताबिक 29 अप्रैल 2019 और 22 जून 2019 को पंजाब पुलिस ने यूपी में विशेष अदालत को बताया था कि आरोपी मुख्तार अंसारी की सेहत सही नहीं है, जबकि इसी दौरान उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया था। मुख्तार अंसारी की तरफ से, बल्कि कहें कि पंजाब सरकार की तरफ से वकील पेश हुए दुष्यंत दवे और कहा कि क्या कोई राज्य किसी राज्य को आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन का जिक्र करते हुए दवे ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो भी ये मांग कर सकते हैं कि मैं केरल का रहने वाला हूं, मेरा मामला केरल में चलाया जाए। मुख्तार की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या का हवाला देते हुए यूपी में मुख्तार की जान को खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर करने की अर्जी पर कल भी सुनवाई करेगा। मुख्तार को यूपी वापस भेजने का मुद्दा पंजाब की विधानसभा में भी उठा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने कहा कि पंजाब सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मुख्तार की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख का वकील खड़ा किया जा रहा है। मजीठिया ने मुख्तार को पंजाब की जेल में रखने की सीबीआई जांच की मांग की और पूछा कि पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को क्यों बचा रही है। 2 साल से मुख्तार अंसारी के केस में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी जब भी बीजेपी पर लोकतंत्र का गला घोटने या मीडिया को दबाने जैसे आरोप लगाती है तो बीजेपी उन्हें इमरजेंसी की याद दिलाती है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे सांसद राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर बयान दिया। कहा कि 1975 में इमरजेंसी लगाना एक गलती थी, उस दौरान जो भी हुआ वो गलत था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 2 मार्च को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ बातचीत की और उसी में राहुल ने कहा कि मेरे हिसाब से इमरजेंसी लगाना गलती थी। मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी ये माना, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस की वो क्षमता भी नहीं है, जबकि वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि देश में संवैधानिक पदों पर आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है। कहा कि अगर हम बीजेपी को इलेक्शन में हरा भी देते हैं तो उन पदों पर बैठे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। राहुल के बयान पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल की बातों को हास्यास्पद बताया कि उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आजादी खत्म की। इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, यह कहना हास्यास्पद है। अगली सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए। 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, 1 पर कांग्रेस और बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। 2017 में इन 5 में से 3 सीटों पर आप थी, 1 पर बीजेपी और 1 पर बसपा थी। हालांकि बसपा के जो पार्षद थे वो बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और विधायक बन गए थे। 4 सीटों पर मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, जनता एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है और एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब है। एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम, इसके 3 हिस्से हैं, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम। और इन तीनों नगर निगमों पर पिछले 15 वर्षों से बीजेपी का कब्जा है। अगले बरस यानी 2022 में यहां पर चुनाव होने हैं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति की निजी संपत्ति नहीं है। दरअसल एक व्यक्ति ने कोर्ट याचिका दायर की और मांग की कि कोर्ट उसकी पत्नी को उसके साथ रहने का आदेश दे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या महिला कोई निजी संपत्ति है जो हम इस तरह के आदेश पारित कर सकते हैं? क्या पत्नी एक गुलाम है जिसे कोर्ट आपके साथ जाने का आदेश दे सकता है?
ये मामला दहेज उत्पीड़न का है। महिला का आरोप है कि 2013 में शादी के बाद से ही पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से वो अलग रहने लगी। 2015 में उसने कोर्ट में गुजारा भत्ता की अर्जी डाली, जिसके बाद गोरखपुर की कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि 20,000 रुपए हर महीने पत्नी को दे। इसके बाद पति ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका की, जहां फैसला उसके पक्ष में आया। फिर पति ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जब मैं पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हूं तो फिर गुजारा भत्ता क्यों दूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका ठुकरा दी तो पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब यहां पर भी पतिदेव को जमकर फटकार लगाई गई है। महिला के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता ये सब केवल इसलिए कर रहा है कि गुजारा भत्ता देने से बच सके। ये कौन से लोग होते हैं जो दहेज मांगते हैं और इनको क्यों दिया जाना चाहिए? अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, जो बंगाल से है। बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि इस चुनाव में बीजेपी की जीत के आपको क्या चांस लगते हैं, तो उन्होंने अपना पुराना बयान जो ट्विटर पर दिया था उसे रिपीट किया और कहा कि बीजेपी अगर 3 डिजिट्स में पहुंचती है, सैकड़े पर पहुंचती है, तो मैं अपना इलेक्शन मैनेजमेंट का काम छोड़ दूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा 3 डिजिट का मतलब 100 सीट। इस जवाब के साथ जो बात नत्थी होकर आई वो गौर करने लायक है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वैसे तो बीजेपी कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कोई बड़ा बदलाव ना हो। उनसे फिर पूछा गया कि कैसा बड़ा बदलाव, तब उन्होंने जवाब दिया कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स पर किसी तरह का हमला होता है तब शायद माहौल बदल सकता है। Only one thing, if there is a kind of unfortunate incidents of attack on paramilitary forces here, that's the only thing that could change thing. I'm being absolutely honest and blunt about it. I don't know. I'm saying if there is probability of 1%, if some paramilitary forces get attacked, something happens, that I can't foresee. But otherwise, in a normal circumstances, no matter what BJP does, no matter how good a player they are in slogovers, they were as good a player in slogovers in Delhi as well. I think the gap is too big for BJP now to fill. ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज सबसे पहले चुनावी राज्य बंगाल का रुख करते हैं। आखिरकार तृणमूल विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो अभी कल तक ममता बनर्जी को सबसे अच्छा नेता, तृणमूल को सबसे अच्छी पार्टी बता रहे थे, वो जितेंद्र तिवारी आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। ये आखिरकार क्यों कहा, आगे बताऊंगा। बीते दिन हुगली जिले में एक जनसभा के दौरान उन्होंने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार का चक्कर क्या है। वो इसलिए क्योंकि जितेंद्र तिवारी पहले भी बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन फौरन तृणमूल में घर वापसी भी हो गई थी। तब बीजेपी के कई नेताओं ने जितेंद्र तिवारी का विरोध किया था, जिसमें प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का था। और इसके बाद तिवारी ने तृणमूल में वापसी करते हुए कहा था कि मुझे कुछ गलतफहमी थी, मैं दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। फिर से गलतफहमी हो गई क्या इनको? जितेंद्र तिवारी इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिनके बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी को अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले जून 2019 में बीरभूम जिले से तृणमूल के विधायक मोनिरुल इस्लाम के बीजेपी में शामिल होने का पार्टी में विरोध हुआ था, जिसके बाद मोनिरुल ने बीजेपी से इस्तीफा देने की बात भी कही थी। आज हम बड़ी खबर के पहले हिस्से में तृणमूल कांग्रेस के उन 5 बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें बीजेपी अपने पाले में लेकर आई और इस उम्मीद से लेकर आई कि इसके सहारे वो तृणमूल का, ममता बनर्जी का दुर्ग ध्वस्त कर पाएगी। ये नेता कौन है, ये किस क्रम में आए, इनकी ताकत, इनका एक्स फैक्टर क्या है और इनके साथ विवाद क्या जुड़े हैं। इस सूची में पहला नाम, सबसे बड़ा नाम, मुकुल रॉय। भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में ममता का उत्तराधिकारी कहा जाता था। एक्स फैक्टर क्या है इनका? इलेक्शन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। तृणमूल छोड़ा क्यों? इसकी बड़ी वजह थी नारदा स्टिंग और शारदा स्कैम में उनकी संलिप्तता। हालांकि जानकार कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके पार्टी में बढ़ते कद को भी एक बड़ी वजह माना गया इनके पार्टी से जाने की। और बीजेपी में इनका कद क्या है? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुकुल रॉय को बंगाल प्रचार समिति का संयोजक बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती और उसमें मुकुल रॉय की रणनीति को अहम माना गया। हालांकि बीजेपी में गतिरोध भी है। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रॉय के बीजेपी में शामिल होने की मुखालफत की थी। घोष के मुताबिक बीजेपी का तृणमूल के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन इस तरह के लोगों के आने से कमजोर पड़ जाएगा। ये तब का बयान था। लिस्ट में दूसरा नाम, चर्चित नाम शुभेंदु अधिकारी का है। ये ममता सरकार में बंगाल के ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और वाटर रिसोर्स मंत्री रह चुके हैं। एक्स फैक्टर क्या है?
ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले नंदीग्राम आंदोलन के नेता माने जाते हैं। पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर में मजबूत प्रभाव। तृणमूल क्यों छोड़ा? अभिषेक बनर्जी के पार्टी में बढ़ते कद की वजह से। कई लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार इनकी कारस्तानियों को भी मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे, इनका प्रभाव कम हो रहा था, ये पार्टी में उतना पावरफुल महसूस नहीं कर रहे थे। बीजेपी की बात करें तो दक्षिण बंगाल में बीजेपी इन पर अपना दारोमदार दिखा रही है। शामिल होने के बाद इनको जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने चुनाव लड़ने की वजह से दिया, ऐसा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। लिस्ट में तीसरा नाम है सौमित्र खान का। वो 2014 में तृणमूल और 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के सांसद बने। एक्स फैक्टर जंगल महल इलाके में युवाओं और दलित वोटर्स में प्रभावी नेता होना। तृणमूल छोड़ने की वजह सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के कई आरोप। और बीजेपी में इनकी स्थिति यह है कि ये बंगाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बिष्णुपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और पार्टी का बंगाल में सबसे बड़ा दलित चेहरा है। साथ ही जंगल महल इलाके का जो झारखंड से लगता इलाका है, दायित्व है। सौमित्र खान मुकुल रॉय के खास माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने इनका भी विरोध किया था और कहा था कि युवा मोर्चा की नई जिला कमेटियों को भंग कर दिया जाए जो सौमित्र खान ने बनाई थी। इस सूची में चौथा नाम है अर्जुन सिंह का, जो भाजपा के सांसद हैं। उत्तरी 24 परगना में हिंदी भाषी लोगों पर इनकी मजबूत पकड़ है। अर्जुन सिंह बैरकपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तृणमूल ने उनको छोड़कर दिनेश त्रिवेदी को, जो अब भाजपाई हो गए हैं, टिकट दिया और तब अर्जुन बीजेपी में शामिल हो गए। दिनेश त्रिवेदी के खिलाफ चुनाव लड़ा और शिकस्त भी दी। बैरकपुर से सांसद हैं। बंगाल बीजेपी ने इन्हें अपना उपाध्यक्ष भी बनाया है। बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदी भाषी चेहरा माना जाता है। अपने बेटे को चुनाव लड़वाया और तृणमूल के बड़े नेता मदन मित्रा को हराया। इस सूची में पांचवा नाम है सोवन चटर्जी का, जो कोलकाता के मेयर और बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इनका एक्स फैक्टर क्या है? कोलकाता के लोगों के बीच अच्छी पकड़, जहां बीजेपी सांगठनिक रूप से कमजोर मानी जाती है। शारदा स्कैम और नारदा स्टिंग में संलिप्तता के बाद इन्होंने तृणमूल छोड़ा। बीजेपी ने सोवन चटर्जी को कोलकाता जोन का पार्टी ऑब्जर्वर बनाया है। हम जानते हैं कि कल पहले चरण के चुनाव नामांकन का पहला दिन भी था। आपने टर्नकोट्स का कुछ हिसाब किताब जाना, अब फौरी जो जानकारियां हैं वो। पहले चरण के चुनाव का दूसरा दिन भी बीत गया। अब तक किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। सूत्रों की माने तो वाम कांग्रेस गठजोड़ 5 मार्च को उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के भी कैंडिडेट्स की लिस्ट 5 मार्च को आने की संभावना है और तृणमूल के सूत्र कहते हैं कि उनकी लिस्ट तैयार हो गई है, बस ममता दीदी की मंजूरी बाकी है। तो जो भी बंगाल के अपडेट होंगे वो आते रहेंगे। एक अपडेट हमारी तरफ से भी है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछले 10 बरस में कैसा काम किया है, यह सवाल आपके मन में आता होगा। अलग अलग पार्टियों के दावों प्रतिदावों से अलग लल्लन टॉप की टीम जमीन पर विचरी और लेकर आई है आपके लिए 7-8 ग्राउंड रिपोर्ट जमीनी हकीकत के नाम से, जो जल्द आपके सामने होंगी और आपको बताएंगी इश्तिहारों में जो दावा है जमीन पर उसकी हकीकत क्या है। कोलकाता से अब मुंबई की तरफ चलते हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू फिर से चर्चा में हैं और इस बार मामला किसी ट्विटर वॉर का नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह तकरीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के 4 बड़े नामों की प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, इसके अलावा 2 बड़े नाम हैं, डायरेक्टर विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना। इन सबके घर और दफ्तरों पर आईटी डिपार्टमेंट ने हल्ला बोला। इसके अलावा क्वांट टैलेंटमेंट मैनेजमेंट एजेंसी पर भी रेड डाली गई। इस एजेंसी में भी मधु मंटेना की हिस्सेदारी है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कहा कि सारा मामला टैक्स चोरी के आरोप का है। फैंटम फिल्म्स और 3 अन्य कंपनियां जांच के दायरे में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक ये तीनों कंपनियां हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट, एक्सीड और क्वान। इन तीनों के सीईओ शुभाशीष सरकार, अफसर जैदी और विजय सुब्रमण्यम की प्रॉपर्टीज की भी सर्च की जा रही है। खबर लिखे जाने तक तलाशी चल रही थी। अधिकारियों के मुताबिक ढेर सारे कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जिन्हें खंगाला जा रहा है। जरूरत पड़ने पर इन जगहों पर मौजूद लैपटॉप, कंप्यूटर और फाइलें भी जब्त की जा सकती हैं। रेड कई जगहों पर हुई, पर मुख्य आकर्षण या कहें कि सबकी नजर रही फैंटम फिल्म्स पर। यह एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी जिसे 2011 में अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना ने मिलकर बनाया था। तब इस कंपनी को डायरेक्टर्स कंपनी कहा गया। 2015 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसमें करीब 50% हिस्सेदारी खरीदी। फैंटम फिल्म ने कई हिट और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में दी, जिसमें लुटेरा, क्वीन, अगली, मसान, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि 2018 में फैंटम फिल्म्स की कामयाब जर्नी को अचानक ब्रेक लगा। कंपनी के एक पार्टनर विकास बहल पर मीटू मूवमेंट के दौरान यौन शोषण के आरोप लगे और जिसके बाद दूसरे पार्टनर्स ने कंपनी से दूरी बना ली। इसके बाद कंपनी भंग कर दी गई।
कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मधु मंटेना ने अपने भूतपूर्व पार्टनर्स के शेयर खुद खरीद लिए। जैसे ही इस रेड की खबर ब्रेक हुई, सोशल मीडिया पर भी हल्ला मचा। लोग कहने लगे कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को उनके मुखर होने की सजा मिल रही है। अनुराग और तापसी सरकार नीतियों के विरोध में वोकल रहे हैं, चाहे वो सीए के प्रोटेस्ट हो या फिर किसान आंदोलन। अनुराग ने पिछले साल शाहीन बाग में भी हाजिरी लगाई थी। ट्विटर पर भी वो सरकार के खिलाफ काफी तीखा लिखते रहे। तापसी का भी कुछ ऐसा ही मामला है, वो भी मुखरता से अपना पक्ष रखती हैं, चाहे किसान आंदोलन हो या कोई और बात। तापसी से ये पूछा भी गया था अपनी मुखरता को लेकर, और उनका जवाब था कि अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है, एक मजाक आपके विश्वास को डिगा सकता है और एक शो आपकी धार्मिक विश्वास को आहत कर सकता है, तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, न कि दूसरों को प्रोपेगेंडा के बारे में सीख देने की। ये रिहाना वाली कंट्रोवर्सी के बाद बयान आया था। अनुराग और तापसी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। शॉर्ट में अन्य दो लोगों के बारे में भी बता देते हैं। मधु मंटेना फैंटम फिल्म से जुड़ने से पहले इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर रहे। गजनी, रण और रक्त चरित्र जैसी फिल्में बनाई। फैंटम फिल्म से जुड़े इसके बाद और इसके अलावा क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के को-फाउंडर भी हैं। विकास बहल प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हैं। बच्चों के लिए पहले चिल्लर पार्टी फिल्म बनाई, फिर कंगना को लेकर क्वीन डायरेक्ट की जिसने नेशनल अवार्ड जीता, और उसके बाद शानदार बनाई जो डिजास्टर साबित हुई। उनकी आखिरी फिल्म सुपर 30 थी जिसमें ऋतिक रोशन ने लीड रोल किया। अक्टूबर 2018 में फैंटम फिल्म्स की एक पुरानी कर्मचारी ने विकास पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। कंगना रनौत ने उस लड़की का समर्थन किया था। फिर मामला इतना बढ़ा कि विकास की फैंटम फिल्म से रवानगी हो गई। उस वक्त अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने स्टेटमेंट जारी कर विकास की आलोचना की थी, और जिससे गुस्सा होकर विकास बहल ने दोनों को मानहानि के लीगल नोटिस भी भेजे थे। बाद में मामला सुलझ गया था। सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर पिछले साल तमिल एक्टर थलापति विजय के यहाँ पड़ी रेड का जिक्र हो रहा है। विजय के ठिकानों पर पिछले साल फरवरी में छापेमारी हुई थी और 2 जगह से कुल 65 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। तब कहा गया कि विजय को वोकल होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। विजय की एक फिल्म में जीएसटी के खिलाफ डायलॉग वाला सीन था जो खूब वायरल हुआ था। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने तो यह भी कह दिया कि पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे और उन्हें दबाने के लिए सरकार ने यह कार्रवाई की। इन सब आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हर मामले को राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। जांच एजेंसियों का अपना काम है और वो कर रही हैं। ये मामला कोर्ट में जाएगा। अभी जानकारियां आ रही हैं, जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।